ईविल गॉड उतर चुके हैं। दुनिया को अपोकलिप्स और केओस में धकेलते हुए इंसान ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। इस तरह की खतरनाक स्थिति में हमेशा की तरह हमारा एमसी अपनी प्रेमिका और सबसे अच्छे दोस्त द्वारा धोखा दिया गया और जिंदा जलाया गया। लेकिन किसी तरह वह जादुई रूप से समय में वापस चला जाता है और सब कुछ बदलने का ठानता है। साथ ही उसे फ्लेम्स को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है और उसके पास ईविल गॉड्स की पूरी प्रिजन होती है, जहां एक से बढ़कर एक ईविल गॉड मौजूद थे। इस प्रिजन में ऐसी शक्तियां थीं कि यहाँ का समय रुका हुआ था, जिससे समय के साथ खराब होने वाले भोजन को भी संग्रहित किया जा सकता है। यहाँ तक कि जानवरों और कैदियों को भी, बिना इस डर के कि वे भाग जाएंगे या भूख से मर जाएंगे। चलो जानते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। खंडहर हो चुके शहर के ऊपर ब्लड मून उग रही थी, जहां टूटे हुए मेट्रोपोलिस के मलबे में हमारा एमसी शेन बुरी तरह से पीटा गया था, खून से लथपथ और अंदर से टूटा हुआ। उसे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा डीमन बिना किसी दया के तबाही मचा रहा था। उसके मजबूत कदम और शक्तिशाली अंग स्काई स्क्रेपर्स को नष्ट कर रहे थे, कंक्रीट को कागज की तरह चीरते हुए। उस डीमन के आदेश के तहत एक झोंपी सेना थी जो मानव मांस की भूखी अनडेड मॉन्स्टर से भरी थी। कुछ बचे लोग उनसे अपनी जान बचाने के लिए भागने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे, जिंदा बच निकलने की झूठी उम्मीद से। इस पे शेन को लगातार कुचला और मारा जा रहा था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी ऐसी बदकिस्मती पर हंस रही थी। अगले ही पल उसने उसके घायल शरीर पर गैसोलीन डालना शुरू कर दिया, हर इंच को ढकते हुए। उसे पीटने वाला और काई नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड था। फिर गर्लफ्रेंड और उसने उसके सामने अपने दांत दिखाते हुए उसे धन्यवाद कहा, उसे उससे चुराया हुआ उसका फैमिली ट्रेजर दिखाते हुए। ये वह सबसे कीमती चीज़ थी जो शेन के पास थी, 6 ग्रेट हेल का टोकन। उसने फिर एक बार उस आदमी की तरफ देखा जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, जबकि गैसोलीन उसकी खुली चोटों में जलन पैदा कर रही थी। लेकिन इसके बजाय उसकी एकमात्र चिंता उसकी लापता छोटी बहन की भलाई थी। विलन ने टोकन का उपयोग किया, एक भयंकर भालू की शक्ति को बुलाने के लिए, जो अपने शिकारों की खोपड़ियों को हार की तरह पहने हुए था। घमंडी विलन ने कबूल किया कि शेन की प्यारी छोटी बहन पहले ही अपने दुखद अंतिम विश्राम स्थान पर खींची जा चुकी थी, क्योंकि वह एक बाधा थी। कम से कम अब उसका शुद्ध खून अभी किसी और काम के लिए काफी उपयोगी है। यह सुनकर शेन बहुत गुस्से में था। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं थी। लड़ने की तो बात ही छोड़ ही दो। पीछे हटते हुए बचे लोगों ने विलन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। वे उसे शुजून के रूप में जानते थे, जो गॉड्स द्वारा आशीर्वादित सबसे शक्तिशाली एबिलिटी यूजर था। जैसे ही शुजून ने गर्लफ्रेंड को अपनी बाहों में लिया और उड़ गया, उसने शेन को एक दर्दनाक पार्टिंग गिफ्ट दिया। उसे जिंदा जलाने के लिए एक जलती हुई लाइटर थी। इस बीच विशाल डीमन अपनी तबाही जारी रखे हुए था, जब तक कि उस बुलाए गए विशाल भालू से वह नहीं टकराया। बंधन मुक्त विशाल जानवर ने उस डीमन से मुकाबला किया। यह एक पूरा काइजू बैटल जैसा दृश्य था। उसी समय शेन का पूरा शरीर जलती हुई आग की लपटों में समा गया। उसने अपने दांत पीसते हुए त्वचा के जलने की क्रूर भावना को सहते हुए एक दूसरा जीवन मांगा। शेन ने कसम खाई कि अगर जीवन के बाद की दुनिया है, तो वह निश्चित रूप से उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया। वह सिर्फ नफरत और पीड़ा से भरा हुआ था। तभी उसकी दाहिनी आंख फ्लेम्स में घुल मिल गई। वैसे ही उसने एक मजाकिया आवाज सुनी जो कह रही थी, तो ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। अगले ही पल उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई और आखिरी धड़कन के साथ समय का प्रवाह उलट गया। आग की शक्ति उसकी आंख में इकट्ठी हो गई, क्योंकि उसकी शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा उसकी आत्मा पर अंकित हो गई थी। दोबारा आंख खोलने पर शेन अपने बिस्तर की आरामदायक स्थिति में जागा, पसीने से तरबतर। उसने देखा उसके घाव और जलन गायब हो चुके थे। वो चिल्लाया कि क्या मरने के कगार पर सुनी गई आवाज़ सच हो सकती थी। उसने बिस्तर के इर्द गिर्द खोजबीन की और अपना फ़ोन पाया, जिसमें उसने देखा कि तारीख थी 1 जुलाई 2028, अपोक्लिप्स शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले। एक शर्ट पहनकर वह बाथरूम की ओर भागा, ताकि खुद को शांत कर सके और समझने की कोशिश कर सके कि उसने अभी अभी क्या अनुभव किया। वह अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सब कुछ फिर से शुरू हो चुका है। उसे सामान्य और स्वस्थ महसूस हो रहा था। फर्क सिर्फ उसकी दाहिनी आंख का था, जो अब पीला सुनहरा हो गया था। वह भी उस फायर सीड की वजह से जो चलकर मरते समय उसके अंदर दबा हुआ था।
शेन ने जल्दी से खुद को शांत किया और स्थिति को अप्रत्याशित रूप से तेजी से समझ लिया। फिर उसने तैयार होकर बाहर जाने का फैसला किया। बाहर कदम रखते ही उसने अपने पड़ोस को देखा। उसका इलाका खास देखने लायक तो नहीं था, लेकिन 3 दिन बाद यह और भी बदतर होने वाला था। अपोकलिप्स आने वाला था और यह कई इंसानों को झोंबी में बदल देगा। साथ ही अजीब गॉड्स का आगमन होगा। कुछ इंसानों को अपनी पावर्स मिलेंगी ताकि वे खुद के लिए खड़े हो सकें, लेकिन अंततः यह प्रतिरोध व्यर्थ साबित होगा। शहर डीमन से भर जाएंगे और कुछ बचे हुए लोग सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष करेंगे, जिसमें उसकी प्रेमिका रॉलन और उसका सबसे अच्छा दोस्त विश्वासघाती शुजुन बिना पलक झपकाए उसे धोखा देंगे। और जैसे कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, वैसे ही रॉलन का फोन आ गया। शेन ने फोन उठाया और तुरंत उसकी तेज और कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वह उसे तुरंत जवाब न देने के लिए कोस रही थी। पूछ रही थी कि क्या वह रिश्ता खत्म करने की कोशिश कर रहा है। रॉलन हमेशा से ऐसी ही थी। जब भी चीजें उसकी मर्जी से नहीं होती, वह रिश्ता खत्म करने की धमकी देती थी। पहले उसका मूर्ख और बेवकूफ रूप उसे खुश करने के लिए बेताब रहता था, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सिर्फ ठीक है कहकर जवाब दिया, जिससे वो कंफ्यूज हो गई। उसे उम्मीद थी कि शेन एक पपी की तरह माफी मांगेगा, लेकिन शेन ने दोबारा उसे झटका देते हुए उसे आखिरकार ब्रेकअप कर लिया। वह उसकी धोखेबाज हरकतों से तंग आ चुका था। अब वह और ज्यादा उस नौकर की तरह जीना नहीं चाहता था। उसने फोन काटा और शांति महसूस करते हुए फोन को अपनी जेब में रख लिया। शेन को पता था कि उसके पास सीमित समय है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी अपने काम पूरे करने होंगे। दूसरी तरफ रॉलन के घर में वह गुस्से में अपना फोन फेंक देती है, क्योंकि इससे पहले कि वह शेन को गालियां देना शुरू कर पाती, कॉल कट चुकी थी। उस कुत्ते शेन ने इतनी जल्दी फोन काट दिया और उसे ब्लॉक भी कर दिया। उसने कहा, रॉलन के पास शुजुन आराम से सिगरेट पी रहा था। उसने पूछा कि क्या शेन को आखिरकार उनके अफेयर के बारे में पता चल गया जो वो ऐसी हरकत कर रहा है। ऐसा संभव नहीं है, रॉलन ने कहा। रॉलन के मुताबिक उसने उसे हमेशा अपने इशारों पर नचाया था, जो कभी उसकी आज्ञाओं और मांगों का उल्लंघन नहीं करता था। जिस पर शुजुन सिर्फ हंस पड़ा, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो अपने पिता के भेजे गए संदेश के बारे में सोच रहा था, जिसमें प्राचीन पारिवारिक आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा करने की बात कही गई थी, क्योंकि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला था। रॉलन को याद आया कि उसके लूजर बॉयफ्रेंड के पास पारिवारिक आर्टिफैक्ट टोकन है, जिसके बारे में उसने एक बार उसे बताया था। उसे यह भी याद आया कि वह बदसूरत सदियों पुराना आर्टिफैक्ट अभी शेन की बहन के पास है। रॉलन को विश्वास था कि उसका कुत्ता माफी मांगने के लिए उसके पास वापस जरूर आएगा और उस समय वह उससे टोकन की मांग करेगी। अपनी चतुराई से खुश होकर शुजुन ने रोलान को फिर से काबू में कर लिया और वे एक और राउंड के लिए तैयार हो गए। जिस टोकन के बारे में वे बात कर रहे थे, वह एक खराब रखी गई पुरानी कलाकृति थी। इस बीच शेन 30 किलोमीटर दूर कैब में बैठकर अपनी बहन के स्कूल पहुंच गया था, ताकि टोकन की मांग कर सके। शायून ने पूछा कि उसकी आंखों को क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी छोटी बहन से पूछा कि क्या वह अपने बड़े भाई पर भरोसा करती है। वे बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थे, इसलिए जाहिर है कि वह करती थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति ऐसा था जिस पर शायून बिना शर्त भरोसा कर सकती थी, तो वह था उसका बड़ा भाई। उसे पता था कि जो कुछ भी उसका भाई करता है, वह उसके भले के लिए ही करता है। फिर शेन ने उसे तुरंत अपने साथ आने के लिए कहा और उसका सामान पैक करने को कहा। वो जल्दी से मान गई और कहा कि उसे 2 घंटे लगेंगे सामान तैयार करने में। शेन को आश्चर्य हुआ कि उसने कोई और सवाल क्यों नहीं किया। जैसा कि उसने कहा था, शायून अपने बड़े भाई पर दुनिया में किसी और से ज्यादा भरोसा करती थी। फिर शेन ने देखा कि वह अपना सामान पैक करने के लिए दौड़ पड़ी और उसने कसम खाई कि इस बार वह सुनिश्चित करेगा कि शायून सुरक्षित और स्वस्थ रहे। इसके लिए उसे वह पारिवारिक आर्टिफैक्ट चाहिए थी जो अब उसके हाथ में थी। उसे याद था कि शुजुन ने किसी तरह का पोर्टल खोलकर ईस्ट जंग लगी चीज से एक विशाल बीस्ट को बुलाया था। उसने सोचा कि उस शुजुन ने यह मायावी काम कैसे कर लिया था। अचानक उसकी सुनहरी आंख में स्थित फायर सीड बाहर निकला और टोकन की सतह से टकराया। आग की गर्मी ने जंग लगी सतह को पिघला दिया और टोकन के असली रूप को प्रकट किया। यह एक प्राचीन कलाकृति थी जो 6 महान नरक से जुड़ी थी। शेन अचानक एक प्रकार के वर्म होल में खिंच गया, जो उसे टोकन की अलग डिमेंशन में ले गया।
पोर्टल ने अंततः उसे एक पूरी तरह से अलग दुनिया में फेंक दिया जो स्थायी अंधकार से भरी हुई थी। इसके बीचों बीच एक विशाल टावर था जिससे अनगिनत क्रिम्सन चेन्स हर दिशा में बंधी हुई थी। वह जो देख रहा था उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। टावर के अंदर हर युग के राक्षस और डीमंस बंद थे जिन्हें बाहर निकलने की बेताबी थी। जैसे ही वह टावर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, उन्होंने उसे घूरते हुए अपनी डरावनी गड़गड़ाहट और घृणास्पद निगाहों से डराने की कोशिश की, और यह बेहद प्रभावी था। वो थोड़ा डर गया। तभी एक बिजली की ट्रिबुलेशन टावर पर एक अकल्पनीय ताकत के साथ गिरी जो उन राक्षसों पर लक्षित लग रही थी जिन्होंने शेन को डराने की जुर्रत की थी। उनमें से हर एक को दर्दनाक अंत भुगतना पड़ा जब बिजली की विनाशकारी शक्ति ने उनके क्रूप शरीरों को चीर डाला। यह विनाशकारी ट्रिबुलेशन पागलपन की हद तक बढ़ गई जो शेन से जुड़ती प्रतीत हो रही थी। एक रहस्यमय शक्ति टावर में राक्षसों को दबा रही थी। ठीक उसी समय उसने वही प्लेफुल आवाज सुनी जो उसने अपनी मौत से पहले सुनी थी। रहस्यमय महिला के होंठों पर एक मुस्कान उभरी जिससे उसके नुकीले दांत प्रकट हुए। शेन तुरंत सतर्क हो गया और उसके सामने खड़ी मानवीय प्राणी को घूरने लगा। उसने खुद को सुधा जी के रूप में परिचय दिया जो एक खूबसूरत 9 पूंछ वाली लोमड़ी थी। फिर उसने शेन का सम्मानपूर्वक स्वागत किया जो अब हेल्स प्रिजन का नया वार्डन था। उसने बताया कि हजारों साल पहले इमॉर्टल एम्परर ने 12 इमॉर्टल्स को इकट्ठा किया जिनमें तिबाई, तिशांग, 3 प्योर वंस, गुआनियान, फुक्सी, क्षुयानु और अन्य शामिल थे जिन्होंने मिलकर डीमन सप्रेसिंग टावर का निर्माण किया। यह टावर, जिसे 6 ग्रेट हेल कहा जाता है, हर तरह की बुराई का सबसे भयानक सपना था। सदियों से शक्तिशाली राक्षसों और डीमंस को उनकी गंभीर पापों के लिए टावर में बंद किया गया था जहां उन्हें लगातार आत्मा जलने और स्वर्गीय बिजली की पीड़ा सहनी पड़ती है। शेन के हाथ में जो टोकन था उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह इस भयावह जगह का दरवाज़ा खोलने की एकमात्र चाबी थी, और यही कारण था कि सुधा जी ने उसे नया वार्डन कहा था। चूंकि यह शेन का इस जगह में पहला अनुभव था, लोमड़ी ने उसे अंदर चलकर अपने कैदियों को देखने का निमंत्रण दिया। उसने वादा किया कि वह उसे इस जगह की ओर विस्तार से जानकारी देगी। उत्सुक और रोमांचित होकर शेन ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा मानो उसके पास खोने के लिए कुछ न हो। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसे पहली मंजिल पर उग्र ऊर्जा के तेज बवंडर से सामना हुआ। सुधा जी ने उसे चेतावनी दी कि वह उन नाचती हुई लहरों से सावधान रहे। मानो किसी इंस्टिंक्ट से उसकी सुनहरी आंख जल उठी जिससे एक प्रतीत होती चेतनात्मक आग की लहर निकली जिसने उसे उस मलेवोलेंट ऊर्जा से बचा लिया। सुधा जी शेन की इस त्वरित प्रतिक्रिया से प्रभावित हुई। उसने शेन की आंख में जलती आग को नेतर फायर सीड के रूप में पहचाना। यह वही कैटलिस्ट था जिसने उसे मरने के बाद अपना जीवन फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया था। सुधा जी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने उसकी मृत्यु के क्षण में उससे संपर्क किया था। जिया परिवार के साथ उसका गहरा संबंध था और वह शेन को उन घटिया खलनायकों द्वारा मारे जाते नहीं देख सकती थी। साथ ही मृत्यु के क्षण में शेन की निराशा और क्रोध ने उसकी फ्लेम एबिलिटी को जागृत किया जिसने नेदर फायर सीड को प्रज्वलित किया, जिसे उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और वो वापस पास्ट में आ गया। यह एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब अब शेन को मिल गया था। इन नई मिली शक्तियों से अब जब अपोकलिप्स फिर से करीब आ रहा था, वह पहले की तरह बेकार और असहाय नहीं रहेगा। इसलिए इस बार उसने सब कुछ अलग तरीके से करने का संकल्प लिया। आगे और अधिक जानने की लालसा में शेन ने सुधा जी से अनुरोध किया कि वह रास्ता दिखाए। रास्ता दिखाते हुए सुधा जी ने समझाया कि 6th ग्रेट हेल 5 स्तरों में विभाजित है और शेन की सोल पावर के आधार पर अगली मंजिल के दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक उसकी शक्ति उस स्तर तक न पहुंच जाए। जितनी ऊंचाई तक वह पहुंच सकेगा उतने ही अधिक शक्तिशाली कैदियों का वह सामना कर सकेगा। इसलिए उसे जल्द ही अपनी सोल पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिलहाल केवल ग्राउंड फ्लोर की एकमात्र जगह रोशन थी और वह ही उसकी पहुंच में थी। शेन ने एक जेल के पीछे एक जाना पहचाना भयानक दृश्य देखा। वही विशालकाय बीस्ट जिसे शुजुन ने अपने पिछले जीवन में समन किया था और सवारी की थी, वो अब उसके सामने था। शेन की जिज्ञासा ने उसे अपने वश में कर लिया और वो जेल के काफी करीब चला गया जिससे वह बीस्ट जाग गया और उसने एक भयानक दहाड़ मारी। इसके बाद जो हुआ उसने उसे पूरी तरह चौंका दिया।
वह विशालकाय बीस्ट एक प्यारे पालतू जानवर जैसा बर्ताव करने लगा, मानो वह नए वार्डन से मिलकर बेहद खुश हो। उसने शेन की तारीफ की कि वह कितना युवा और प्रतिभाशाली है। टावर के कैदियों ने हजारों सालों से एक नए वार्डन का इंतजार किया था। बीस्ट ने यहां तक कहा कि अगर शेन को कभी उसकी जरूरत हो तो वह उसकी सेवा के लिए तैयार रहेगा। लेकिन तभी ब्लैक बेयर ने शरारत भरी कोशिश की और शेन को चूमने की कोशिश की, लेकिन सुदाजी ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया, क्योंकि सुदाजी को वार्डन के साथ स्नेह दिखाने का पहला अवसर खुद के लिए चाहिए था और वह किसी प्रतियोगिता को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुदाजी ने शिकायत की कि ये हजारों साल पुराने डीमन किंग्स सिर्फ कुछ हजार साल की कैद में रहने के बाद ही ध्यान के भूखे कुत्तों में बदल गए हैं। लेकिन हर कोई ब्लैक बेयर की तरह नहीं था। कुछ कैदियों ने नए वार्डन का सम्मान नहीं किया, जो केवल अपने टोकन पर निर्भर था। एक पंछी जैसे दिखने वाले डीमन ने तो यहाँ तक कहा कि वह 1000 और साल हेवनली लाइटनिंग से पीड़ा सहना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह इस युवा के सामने झुके। सुदाजी और ब्लैक बेयर डीमन को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि टावर में अनगिनत पौराणिक प्राणी बंद है। शेन की निगाहें भटकते हुए ब्लैक बेयर के पड़ोसी पर पड़ी। उसने एक डिमोनिक विंग्स वाले मस्कुलर शरीर को देखा। जैसे ही उस डीमन ने मुड़कर अपना मानवीय चेहरा दिखाया, जो कि एक तेज चोंच से सुसज्जित था, शेन ने उसे तुरंत पहचान लिया कि यह थंडर गॉड लीजेंजी था। सुदाजी ने वार्डन की प्रशंसा की कि उसने तुरंत एक और कैदी को पहचान लिया। उसने स्पष्ट किया कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स को सोल्जर्स, जनरल्स, कमांडर्स, किंग्स, सेजेस और उससे भी आगे के स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। चूंकि शेन को अभी केवल टावर के सबसे निचले स्तर तक पहुंच मिली थी, इसलिए वह केवल जनरल स्तर के अपराधियों को देख सकता था। जितना वह और मजबूत बनेगा, उतना ही ऊंचे लेवल के कैदियों से उसका सामना होगा। कहा जाता है कि टावर के शीर्ष स्तर पर सेज स्तर के इमॉर्टल अपराधियों को बंद किया गया है। सुधाजी ने यह भी बताया कि उसने सुना था कि लेडी न्यूआ ने कभी टावर में गॉड लेवल प्राणियों को भी कैद किया था, लेकिन समय के साथ उनका अस्तित्व खो गया। लोमड़ी ने युवा वार्डन से कहा कि वह कड़ी मेहनत करे और इस टावर पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए रैंक में ऊपर चढ़े। शेन इस जिम्मेदारी की विशालता से अभिभूत था। टावर उसके कल्पना से कहीं अधिक भयावह था। निचले स्तर पर जनरल स्तर के राक्षस पहले से ही इतनी विनाशकारी शक्ति रखते थे कि वे दुनिया को बर्बाद कर सकते थे। उच्चतम लेवल के कैदी निश्चित रूप से विश्व समाप्त करने वाले होंगे, लेकिन चाहे जो भी दानव शीर्ष पर कैद हो, अंततः वह वार्डन के नियंत्रण में होंगे, जिस वजह से आने वाले अपोक्लिप्स में शेन के पास सबसे शक्तिशाली बनने की क्षमता है। उसकी वर्तमान सोल पावर अभी बहुत कम थी, इसलिए फिलहाल वह इससे अधिक आगे नहीं बढ़ सकता था। शेन को और अधिक सोल पावर को अवशोषित करना होगा, ताकि वह और अधिक कमरों को रोशन कर सके और ऊंचे लेवल तक पहुंच सके। सुधाजी ने यह भी विस्तार से बताया कि सोल पावर अवेकेंड एबिलिटीज से भिन्न होती है। एबिलिटीज को जॉम्बीज और म्यूटेंट्स के क्रिस्टल कोर को अवशोषित करके मजबूत किया जा सकता है, जबकि सोल पावर केवल देवताओं को मारकर प्राप्त की जा सकती है। 3 दिनों में जब ये देवता पृथ्वी पर उतरेंगे, तब से उसकी शिकार यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू होगी, जिसके लिए वह सबसे पहले आवश्यक तैयारियां करने का सोचता है और इसीलिए वह एक व्यस्त एंटीक बाजार में जाता है, ये सोचते हुए कि पिछले जीवन में किसी ने इसी जगह से एक बाइंडिंग इमोर्टल रोप को खोजा था और एक शक्तिशाली एबिलिटी यूजर बन गया था। इस समय यह खजाना अब भी बिकने के लिए रखा होगा। सौभाग्य से एंटीक डिस्प्ले से निकलने वाली ऊर्जा को शी की नेदर फायर सीड आसानी से पकड़ सकती थी। इसी बीच शुजुन का पिता और सोंग परिवार का मुखिया सोंग तियन भी अपने विश्वसनीय एंटिक जानकार एल्डर हैंग के साथ सड़कों पर कीमती वस्तुओं की खोज में घूम रहा था। सोंग तियन ने शेन को दुकानों के चारों ओर भटकते हुए देखा और थोड़ा हैरान हुआ कि यह युवक एंटिक वस्तुओं में रुचि ले रहा था। उसे याद आया कि उसने अपने बेटे से कहा था कि वह उन्हीं लोगों से दोस्ती करे जो किसी न किसी रूप में फायदेमंद हो, और शुजुन ने उसे आश्वासन दिया था कि शी एक मूर्खतापूर्ण वफादार व्यक्ति है जिसे आसानी से हेरफेर किया जा सकता था। इसीलिए सोंग तियन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी प्राचीन वस्तुओं की खोज जारी रखी। एल्डर हैंग ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसकी पारखी नजरें निश्चित रूप से उन्हें कुछ अच्छा दिला देंगी। दुर्भाग्य से अधिकतर एंटीक दुकानों में बेकार की वस्तुएं थीं।
सोंग तियन हाल ही में एक एंसास्टर वर्शिप सिरोमणि समारोह से वापस आया था, जहां उसने अपने पूर्वजों का सपना देखा जो उसे प्राचीन वस्तुएं खोजने के लिए कह रहे थे। उसे यह नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसने खोज जारी रखने का फैसला किया। अचानक एल्डर हैंक को एक दुकान के दरवाजे पर बंधे हुए गॉड को देखकर खुशी हुई। वह तुरंत उस वस्तु को लेने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन उससे पहले ही किसी और ने उसे ले लिया। वह कोई और नहीं बल्कि शेन था। दुकान का मालिक यह सोचकर खुश था कि उसे एक और भोला ग्राहक मिल गया जिसे वह ठग सकता है। मालिक ने लॉकी को मिंग डायनेस्टी की प्राचीन वस्तु बताने का ढोंग किया और इसकी कीमत 10,000 रखी, जिसे सुनकर शेन तुरंत पीछे हट गया। फिर उसने दिखावा किया जैसे वह लॉकी को ध्यान से जांच रहा हो, यह तर्क देते हुए कि उसमें दरारें थीं और वह सस्ती टूटी हुई डोरी से बंधी हुई थी। जिसके बाद शेन ने मोल भाव शुरू किया और उसकी कीमत 100 येन से ज्यादा नहीं बताई। दुकान के मालिक ने तुरंत गॉड छीन ली और उसे वहां से चले जाने को कहा। उसी समय एल्डर हांग और सोंग तियान वहां आ पहुंचे और उस एंटिक वस्तु का मुआयना करने लगे, इस बात से अनजान कि शेन ने असली खजाना पहले ही हासिल कर लिया था। वह घटिया लाल डोरी जो लॉकी से बंधी हुई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह साधारण दिखने वाली डोरी आने वाले दिनों में इतनी कीमती साबित होगी। यह वही जादुई खजाना था जिसे बाइंडिंग इमोर्टल रोप कहा जाता है। शेन इसे अपनी नेदर फायर सीड विजन के कारण ही पहचान सका। जादुई खजाने को चुपचाप अपनी जेब में डालते हुए उसने थोड़ा मजा लेने और कुछ छेड़छाड़ करने का फैसला किया। अपने पिछले जीवन में उसकी छोटी बहन को सोंग परिवार ने टोकन चुराने के बाद पकड़ लिया था और उसे किसी विकृत अनुष्ठान के लिए बलिदान कर दिया था। इसीलिए इस बार वह ठानता है कि वह पूरे सोंग परिवार के क्लेन को इसकी कीमत चुकाने मजबूर करेगा। एल्डर हैंग ने गॉड में प्राचीन उत्पत्ति की कुछ हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की। संभवतः उसने उस डोरी की शेष शक्ति का अनुभव किया था। बूढ़े व्यक्ति की दृष्टि पर भरोसा करते हुए सोंग तियन ने गॉड की कीमत पूछी। तभी शेन ने हल्के से बीच में आकर अंकल सोंग का ध्यान आकर्षित किया और विनम्रता से उनका अभिवादन किया। सोंग तियन ने भी शिष्टाचार से जवाब दिया और कुछ सामान्य बातचीत की। चालाक व्यापारी ने शेन के पास मौजूद प्राचीन विरासत का जिक्र भी किया, यह कहते हुए कि वह इसे खरीदने की संभावनाओं पर बाद में बात करना चाहेंगे। इस साहसिक प्रस्ताव के जवाब में शेन ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी और जितना संभव हो उतना जोर से अमीर सोंग परिवार का नाम लिया ताकि सभी का ध्यान आकर्षित हो सके। एंटीक स्ट्रीट पर कई खजाने के उत्साही लोग मौजूद थे जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जल्द ही दुकान के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जिन्होंने एल्डर हैंग को देखा और बोली लगाना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि एल्डर हांग ने चुना है तो एंटीक मूल्यवान होगा। सोंग तियन को यह देखकर झुंझलाहट हुई कि लोग अब उसकी बोली से अधिक की पेशकश कर रहे थे, यह दावा करते हुए कि खजाना उसने पहले पाया था। कुछ ही समय में बोली 20,000 तक पहुंच गई और फिर अचानक 50,000 तक चली गई। दुकानदार भी खुश था क्योंकि वह इस नीलामी से बड़ी रकम कमाने वाला था। अंततः सोंग तियन को गॉड के लिए 70,000 का भुगतान करना पड़ा, जबकि उसकी मूल कीमत 10,000 थी। यह सब शेन के किए गए चालों का परिणाम था, जिसके कारण सोंग तियन को भारी नुकसान हुआ। फिर शेन ने इसके बाद सोंग तियन से उनके पारिवारिक विरासत के बारे में बात की। सोंग तियन ने शिष्टता बरकरार रखते हुए उसे विरासत दिखाने का अनुरोध किया। शेन ने तुरंत अपने जेब से टोकन निकाला और दूर से उन्हें देखने दिया। एल्डर हैंग ने दूर से ही अंदाजा लगा लिया कि यह एक असली खजाना है और वह इसे करीब से देखने की इच्छा जाहिर करने लगे, लेकिन शेन ने टोकन को वापस जेब में डाल दिया और करीब से देखने के अनुरोध को मना कर दिया। सोंग तियन ने तब शेन से उसकी दोस्ती का हवाला देते हुए एक अनुरोध किया कि वह अपने प्रिय अंकल के लिए ये एहसान कर दे, लेकिन शेन ने साफ कह दिया कि उसका अब शू जून से कोई लेना देना नहीं है और अगर कोई अन्य बात नहीं है तो वह अब जा रहा है। अंत में सोंग तियन ने निरीक्षण के बदले मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा। शेन ने तुरंत अपना फोन निकाला, उन्हें अपना पेपाल आईडी दिखाया और 1 मिनट के निरीक्षण के लिए 10,000 की मांग की और यदि वे 5 मिनट तक विस्तृत निरीक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें 50,000 का भुगतान करना होगा। सोंग तियन ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए पैसे ट्रांसफर कर दिए। शेन ने टोकन एल्डर हांग की ओर उछाल दिया। जब ये लोग टोकन का निरीक्षण करने में व्यस्त थे तो शेन पहले से ही अपने पैसे खर्च करने में व्यस्त था। उसने पानी और भोजन की एक अच्छी मात्रा का ऑर्डर किया क्योंकि अब उसके पास 6th ग्रेट हेल प्रिजन में खाली सेल्स थीं।
जहां वह इन आपूर्तियों को सुरक्षित रख सकता था। सुधा जी ने उसे बताया कि किसी भी वस्तु को अलग आयाम में रखने से वह अपरिवर्तित रहती है, तो वह उसे अनुरोध करती है कि उसके लिए कुछ मुर्गियों का भी इंतजाम किया जाए, क्योंकि आखिर वह एक लोमड़ी थी और उसे स्नैक्स चाहिए थे। शेन ने कच्ची सामग्री से लेकर जल्दी खराब होने वाली चीज़ों तक इतनी सारी आवश्यक चीज़ें खरीदी कि विक्रेताओं को लगने लगा कि वह शायद कोई फॉर्म शुरू कर रहा है। लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा और उसकी सारी रकम खत्म हो गई। सचमुच पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, उसने परेशान होकर कहा। 5 मिनट बाद शेन ने बूढ़े जोड़ी से पूछा कि क्या वे कुछ और समय खरीदना चाहेंगे, लेकिन सोंगतियन पहले ही थक चुका था। वह खुद टोकन खरीदना चाहता था। जब शेन ने कहा कि वह टोकन बेचने को तैयार है, तो बूढ़ों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। लेकिन शेन ने 10 मिलियन से मोल भाव शुरू किया। कुछ ही सेकंड पहले जो खुशी उनके चेहरों पर थी, वह तुरंत गायब हो गई। शेन ने तुरंत टोकन वापस लिया और जोर देकर कहा कि यह एक पारिवारिक विरासत है जो हजारों सालों से चली आ रही है और उसे लगता है कि 10 मिलियन इसकी उचित कीमत है। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसने यह प्रस्ताव केवल उनके सामने रखा था, जो कि काफी अवास्तविक था। इसके बाद वह वहां से चला गया। एल्डर हैंग ने उसे कहा कि वो टोकन एक असली प्राचीन वस्तु थी, लेकिन इसकी कीमत केवल 5 लाख के आसपास होनी चाहिए। वह आगे जोड़ता है कि अगर उन्होंने सही तरीके से मोल भाव किया होता तो इसे 10 लाख में खरीदा जा सकता था। लेकिन सोंगतियन अब किसी समझदारी भरे रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। उसने एल्डर हैंग का धन्यवाद किया और उससे विदा ली। निर्दयी व्यापारी सोंगतियन ने अपने बेटे शू जून को कॉल लगाया और आदेश दिया कि वह कुछ क्लैन सदस्यों को इकट्ठा करके शेन और उसकी बहन को ढूंढे और उन दोनों को टोकन के साथ उसके सामने लाए। कॉल काटने के बाद वह गुस्से से कहता है, इस लड़के ने मुझे परेशान करने की जरूरत भी कैसे की? मेरे एंसेस्टर ने मुझे सिर्फ टोकन को ही इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि साथ ही एक जवान लड़की के ब्लड की गुजारिश ब्लड सैक्रिफाइस के लिए की थी। पहले मैं हेजिटेट कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी बहन शायुन को ही इसका हिस्सा बनाऊंगा। उसके चेहरे को देखते हुए शेन पहले ही समझ गया कि सोंगतियन अपनी घटिया बदले की योजना बना रहा था। यह वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने मन ही मन सोचा कि उसने इस घटिया इंसान से और भी अधिक पैसा वसूल क्यों नहीं किया। शेन ने खुद को संभाला और सोचा, यह तो सोंग परिवार के अपराधों का कर्ज वसूलने की शुरुआत है। फिर शेन सीधे अपनी छोटी बहन के हॉस्टल गया और देखा कि शायुन बाहर उसका इंतजार कर रही थी। वह पूरी तरह से पैक थी और जाने के लिए तैयार थी। उसने उसका सामान उठाया और आखिरकार घर जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उससे पहले ही एक सुंदर महिला, जिसके बाल प्लैटिनम रंग के थे, दौड़ते हुए उनके पास आई और उन्हें रोकने की कोशिश की। वह हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह काफी दौड़कर आई थी। यह थी बाइशियन, शायुन की होम रूम टीचर मिस बी। मिस बी ने अपनी सांसें सही की और फिर पूछा कि शायुन अचानक स्कूल क्यों छोड़कर चली गई, जबकि अगले दिन उसकी एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी जो उसके भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती थी। इस बीच शेन ने खुद को शिक्षक से परिचित कराया और स्वीकार किया कि वह अपनी बहन को अस्थायी रूप से स्कूल से बाहर निकाल रहा है। मिस बी ने कहा कि शायुन उसकी कक्षा की टॉप स्टूडेंट है। वह जानती थी कि उनके माता पिता का निधन हो चुका है और शेन ही अपनी बहन की देखभाल कर रहा है। मिस बी ने उम्मीद की थी कि शेन एक जिम्मेदार अभिभावक होगा, न कि ऐसा जो अपनी बहन के भविष्य को खतरे में डाले। फिर उसने शायुन को बिना किसी ठोस कारण के जाने देने से इनकार कर दिया। मिस बी को लगता था कि शायुन का भविष्य उज्जवल है और उसका भाई इसे बर्बाद कर रहा था। वह पूरी तरह से विश्वास करती थी कि जब तक धरती नहीं फट रही है तब तक शायुन को यह छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, चाहे कारण कुछ भी हो। हालांकि मिस बी को जल्दी ही एहसास हो गया कि शायद उसने अपनी बातों से कुछ ज्यादा कह दिया है, लेकिन वह अपनी प्रिय छात्रा की भलाई को लेकर चिंतित थी। भले ही उसने परिवार के मामलों में दखल दिया हो, वह फिर भी शायुन की शिक्षा को जारी रखने पर अड़ी रही। शेन ने इसे बहुत अच्छे से लिया और मिस बी का धन्यवाद किया कि वह उसकी बहन के भविष्य की चिंता कर रही है। आभार के प्रतीक स्वरूप शेन ने शिक्षक को कुछ मूल्यवान सलाह दी। गंभीर स्वर में उसने उससे कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा भोजन, पानी, दवाइयां और हथियार जुटा ले। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे बड़ी मात्रा में पेन किलर की दवाइयों का भंडारण करना चाहिए ताकि आने वाले कठिन समय से गुजरने में मदद मिल सके। मिस पी को इतनी भयावह सलाह से काफी हैरानी हुई, मानो वह यह कह रहा हो कि दुनिया सच में कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। फिर मिस पी स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ी रही और भाई बहन अपने रास्ते पर चले गए।
घर पहुंचने पर शायुन ने अपने बड़े भाई से पूछा कि अब क्या योजना है। वह बेवकूफ़ नहीं थी। उसे पता था कि उसका भाई कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है जो जल्द ही होने वाला था। शेन ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि आने वाले दिनों में कुछ गंभीर बदलाव होंगे, लेकिन उसने शपथ दी कि वह अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करेगा। उसने टोकन को एक हार में तब्दील किया और शायुन को पहनाया, कहते हुए कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। फिर उसने उससे सख्ती से कहा कि किसी भी हाल में दरवाज़ा न खोले, चाहे कुछ भी हो जाए। शायुन ने अपने हंसमुख स्वभाव को बनाए रखा और अपने बड़े भाई से वादा किया कि जब वह वापस आएगा तो उसे एक शानदार भोजन मिलेगा। उसकी गर्दन पर लटका टोकन शेन को उसकी स्थिति के बारे में पता लगाने की अनुमति देता था। फिलहाल उसे जितनी जल्दी हो सके और अधिक धन की आवश्यकता थी। जैसे ही शेन लिफ्ट से बाहर निकला, उसने देखा कि रोलन लॉबी में उसका इंतजार कर रही थी। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि वह शेन के घर के नीचे है। फ़ोन की दूसरी ओर वह सांप शुजून था जो रोलन से कह रहा था कि वह उस हारे हुए व्यक्ति को तब तक व्यस्त रखे जब तक कि वह और उसके लड़के अपना काम कर लें। जैसे ही शेन ने अपना चेहरा दिखाया, रोलन ने अपने नारी आकर्षण का उपयोग करने की कोशिश की और उसे शुजून के साथ देर रात का नाश्ता करने के लिए आमंत्रित किया, जैसे पुराने दिनों में किया करती थी। लेकिन शेन को इस चुड़ैल के साथ एक और पल बिताने का भी मन नहीं था, इसलिए उसने उसे रास्ते से धकेल दिया। लेकिन रोलन या तो बहुत जिद्दी थी या फिर उसे माहौल की समझ नहीं थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि क्या वे वास्तव में ब्रेकअप कर रहे हैं, खासकर उनके बीच गुजरे समय के बाद। उसे लगा कि वह किसी बचकानी ईर्ष्या के कारण ऐसा कर रहा है, इसलिए वह यहाँ तक चली आई थी। शेन ने उसे एक बार फिर धक्का दिया। इस बात का ख्याल मात्र ही उसे बीमार कर रहा था कि वह कभी उसके साथ रिश्ते में था। उसने उसे चेतावनी दी कि अब से वह उससे दूर ही रहे। रोलन ने अपमानित होकर पलटवार किया, उसे एहसान फरामोश कहा, लेकिन उसके शब्दों का अब शेन पर कोई असर नहीं पड़ा। शेन बस इमारत से बाहर चला गया और वह चालाक चुड़ैल वहीं खड़ी रह गई। रोलन की अहंकार टूट गया और उसने तुरंत अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। एक बार फिर से वही मांगने वाली और बेकार इंसान बन गई जो वह थी। जवाब में शेन ने घर के कागजात लहराते हुए कहा कि वह इसे बेचने जा रहा है। यह सुनकर चुड़ैल घबरा गई। वह उम्मीद कर रही थी कि शादी के बाद यह घर उसे मिल जाएगा। उसने इसे अपने वैवाहिक जीवन का घर मान लिया था। अब न केवल शेन घर बेचने जा रहा है, बल्कि वह इसे बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर भी बेचने वाला है। शेन का व्यवहार उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह खुद के लिए खड़ा होना शुरू कर चुका था और अब वह अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए घर को बेचने जा रहा था। यह घर एक प्रमुख स्थान पर था और कम से कम 3 मिलियन का था। पहले से ही वह घर ही उसका अंतिम लक्ष्य था। इसी वजह से ही उसने शेन को डेट किया था। जल्दी से सोचते हुए रोलन ने फिर से अपना मीठा और मुलायम स्वर अपनाया और पूछा कि वह इस संपत्ति को कितनी कीमत पर बेचेगा। प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए शेन ने इसे सिर्फ 1 मिलियन में बेचने की योजना बनाई। रोलन यह सुनकर दंग रह गई। उसे लगा कि शेन किसी मुसीबत में है और अपने कर्ज चुकाने के लिए उसे घर बेचना पड़ रहा है। रोलन खुद इसे खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास अभी पूरी रकम नहीं थी। वह सिर्फ 30 लाख अप फ्रंट दे सकती थी और बाकी बाद में चुकाने की योजना बना रही थी। लेकिन शेन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वह किस्तों में नहीं बेचना चाहता था। उसे पूरे 1 मिलियन की सख्त ज़रूरत थी, और वो भी नकद में। रोलन ने कई पहलुओं पर विचार किया। उसे पता था कि शुजुन इन भाई बहनों से जल्द ही बदला लेने वाला है, जिसमें शेन तो वैसे भी मारा जाने वाला है। अगर वह शेन को 1 मिलियन भी दे देगी तो वह पैसा जल्द ही वापस उसके पास आ जाएगा। उसे बस शेन को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए बहकाने की ज़रूरत थी। अंततः चुड़ैल ने समझौता करने का फैसला किया और उसे तुरंत रियल एस्टेट ऑफिस चलने के लिए आमंत्रित किया। रियल एस्टेट ऑफिस में रोलन ने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की। बाकी पैसे जुटाने के लिए उसने अपनी माँ को यह भरोसा दिलाया कि पैसा आसानी से वापस आ जाएगा। उसकी माँ ने उसे एक गरीब लड़के को डेट करने के लिए फटकार लगाई, यहाँ तक कि उसे परिवार की बचत का इस्तेमाल करके उसका घर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। चुड़ैल ने लगभग अपनी माँ को गालियाँ दी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को काबू में रखा। वह अभी भी सोच रही थी कि शेन बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। शेन जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह रहा था, ताकि वह संपत्ति उसके नाम पर कर सके। चुड़ैल को लगा कि वह शेन को अपने वित्तीय जाल में फंसा रही थी, लेकिन असल में वह खुद ही उसकी चाल में फंस रही थी।
जब आखिरकार प्रलय आएगी तो धरती पर हर संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाएगा और बिना उसके 1 मिलियन की पारिवारिक बचत के रॉलन के पास कुछ भी नहीं बचेगा, जिससे वह अपनी आखिरी जीवित रहने की संभावना भी खो देगी। रॉलन मुस्कुराते हुए सौदे को पूरा कर रही थी और यहाँ तक कि उसे वापस घर आने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह जश्न मना सके। इस बार शेन ने उसका निमंत्रण ठुकराया नहीं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, शुजुन और उसके गुंडे हथियार लेकर इमारत के पिछले हिस्से से होते हुए आ रहे थे। शेन के वापस आने से पहले उनका इरादा उसकी बहन से मिलने और उसके साथ एक बहुत गहरी बातचीत करने का था। दूसरी ओर बेचारी शायून ऊपर अपने भाई के लिए मेहनत से खाना तैयार कर रही थी, अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी गर्दन पर पहना हुआ टोकन अचानक एक अजीब ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर चुका था।